हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ साइंस के क्लास में आपका खुश आमदीद है। हम सबक पढ़ रहे थे सेल डिवीज़न और सेल साइकिल, यानी कि खुलिया की तकसीम और खुलिया का दौरानिया। इसी चैप्टर में आज हमारा जो मौजू है वो है केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम। मैं मास्टर शाद खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का सबक पढ़ने के लिए। केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के कीमियाई अज्जा। देखिए, कीमियाई तौर पर क्रोमोसोम दो हिस्सों से मिलकर बना होता है। इसमें से एक हिस्से को कहते हैं न्यूक्लिक एसिड और दूसरे को कहते हैं प्रोटीन। यानी कीमियाई तौर पर क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन यानी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। तो हमने देख लिया कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से एक क्रोमोसोम बना होता है। तो आइए न्यूक्लिक एसिड्स। अभी जो नाम न्यूक्लिक एसिड्स, ये नाम ही से खुद जो है वाज़ेह है कि वो एसिड व तेज़ाब जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर में पाया जाता है उसे हम न्यूक्लिक एसिड्स कहते हैं। ये नाम ही बतला रहा है, ठीक है। लेकिन इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड दरअसल है क्या? न्यूक्लिक एसिड दरअसल नामियाती जो है तेज़ाब है या नामियाती मुरक्कब है, ठीक है, जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। और ये खुलिया के किसी न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और इसका काम क्या है? ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ये जो मौरूसी जो खसूसियात होते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको जो है मुंतकिल करते हैं एक नस्लन बाद नस्लन, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड्स क्या हुआ? न्यूक्लिक एसिड्स दरअसल न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कुछ एसिड्स हैं। दो दरअसल नामियाती मुरक्कबात या नामियाती तेज़ाब हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से मिलकर बना होता है। ये जानदारों के मौरूसी खसूसियात को नस्लन बाद नस्लन जो है मुंतकिल करते हैं। अब जो है जो न्यूक्लिक एसिड्स की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे छोटे सब यूनिट्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, जिसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। या यूँ कहिए कि न्यूक्लिक एसिड्स के मॉलिक्यूल बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं जिनको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, ठीक है। अब जो है अब एक न्यूक्लियोटाइड जो है किस चीज़ का बना होता है? अब इसके क्या कंपोनेंट होते हैं? इसके तीन कंपोनेंट है, याद रखेंगे। शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस। यानी इसमें फॉस्फेट होता है, नाइट्रोजन होता है और शुगर पाए जाते हैं। किसके अंदर? न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ कि न्यूक्लिक एसिड के जो माने छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जिससे ये मिलकर बना होता है उसको हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स का कंपोनेंट्स क्या हुए या न्यूक्लियोटाइड्स में पाए क्या जाते हैं या न्यूक्लियोटाइड्स किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो याद रखेंगे, इसे हम कहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड शुगर, फॉस्फेट ग्रुप और नाइट्रोजन बेस से बना होता है। अब जो है हम तो ये जान गए कि न्यूक्लियस में न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड जो है शुगर के एतबार से, ठीक है, यानी हम जानते हैं ना कि अभी हमने क्या देखा कि न्यूक्लिक एसिड्स में शुगर पाया जाता है। तो अब शुगर के एतबार से जो है न्यूक्लिक एसिड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक राइबो न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं RNA और दूसरा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गया है। राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी
राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए और डीएनए। ये शुगर के एतबार से जो है न्यूक्लिक एसिड्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, आरएनए और डीएनए। ठीक है, अब हम एक जो है डीएनए एसिड और माने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड को जो है हम एक कॉम्पैरेटिव तौर पर जो है माने तकाबली इसका एक जायज़ा लेते हैं कि ये दरअसल मन होते क्या हैं, ताकि डीएनए और आरएनए को जो है हम एक दूसरे से इम्तियाज़ करने में हम माने काबिल हो सके, ताकि हमको दोनों जो है एसिड जो है माने वाज़ेह तौर पर जो है हमें इसका पिक्चर क्लियर होने पाए। तो पहला जो है देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स में सजा होता है। इसे हम तस्वीर के जरिए आपको बाद में समझा देंगे, इससे भी अभी सिर्फ इसका स्ट्रक्चर जान लीजिए कि डीएनए जो है डबल हेलिक्स में सजा होता है और आरएनए में सिर्फ एक ही स्ट्रैंड होते हैं। इसको अभी तस्वीर से हम आपको समझा देते हैं। अच्छा, अब डीएनए में कौन कौन से बेस पाए जाते हैं? हमने कहा ना कि एक होता है नाइट्रोजन बेस, यानी नाइट्रोजन बेस अब डीएनए में कौन सा होता है और आरएनए में कौन सा होता है। अब यहाँ पर देख लीजिए यार कि डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो 4 हैं। एक है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और सीटोसिन। ठीक है, सीटोसिन। अच्छा, आरएनए में जो है ये नाइट्रोजन बेस क्या होता है? देखिए इसमें देखिए डीएनए में टोटल 4 बेस होते हैं नाइट्रोजन बेस, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसमें 3 जो है इसमें मुश्तरक पाए जाते हैं आरएनए में भी। तो आरएनए मुश्तरक 3 नाइट्रोजन बेस कौन कौन से हैं? देखिए एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। क्या देखिएगा, एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन। इसमें जो थाइमिन पाया जाता है इसमें थाइमिन नहीं पाया जाता है, इसमें थाइमिन की जगह यूरासिल पाया जाता है, इसलिए इसको हमने दूसरे कलर में इसको हाईलाइट किया है। क्या देखिएगा कि डीएनए और आरएनए दोनों ही में जो है 4 जो है नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, जिसमें दोनों ही डीएनए और आरएनए में 3 मुश्तरक बेस होते हैं, एक जो है दोनों में अलग अलग होता है। यानी आरएनए में यूरासिल होता है और डीएनए में थाइमिन होता है, इसको याद रखेंगे। अच्छा, अब जो है शुगर के हिसाब से देख लीजिए। शुगर हमने कहा ना इसका नाम क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए डीऑक्सी का माने होता है विदाउट ऑक्सीजन, माने डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीएनए में जो शुगर होता है उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होता है। मतलब क्या हुआ, उसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH एब्सेंट होता है। याद रखिएगा, डीएनए में जो शुगर होता है उसमें एक जो है शुगर का एक जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एब्सेंट होता है। लेकिन आरएनए का क्या नाम है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें जो है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH आपको पाया जाता है। इसको भी हम आपको फिर से जो हम आपको इसमें ये करके दिखला देंगे क्या कहा जाता है। ये मैंने क्या कहता है तस्वीर में हम आपको भी समझा देंगे आगे चलकर। अब देखिए रिएक्टिविटी, डीएनए जो है आरएनए के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन आरएनए जो है डीएनए के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अच्छा, डीएनए का फंक्शन क्या है? डीएनए का फंक्शन यही है कि ये माने मौरूसी जो खसूसियात है डीएनए नस्लन बाद नस्लन जो है इसको जो है मुंतकिल करते रहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? आरएनए का फंक्शन ये प्रोटीन के सिंथेसिस में क्या करता है? ये मदद करता है। तो फंक्शन क्या हुआ? आरएनए का प्रोटीन के सिंथेसिस में मदद करता है और डीएनए क्या करता है? मौरूसी खसूसियात को नस्लन बाद नस्लन जो है इसको मुंतकिल करता है। तो इस तरह से आपको डीएनए और आरएनए का जो है पिक्चर क्लियर समझ में आ गया। तो याद रखिएगा मेन चीज डीएनए का मैंने शुगर के हिसाब से और नाइट्रोजन बेस के हिसाब से कि डीएनए और आरएनए दोनों ही में 4 जो है नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। दोनों में 3 नाइट्रोजन बेस मुश्तरक होते हैं, एक जो है एक दूसरे में जो है फर्क होता है। यानी आरएनए में यूरासिल पाया जाता है और डीएनए में थाइमिन पाया जाता है। और शुगर के हिसाब से याद रखिएगा कि डीएनए में जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। डीऑक्सी माने लेस
ऑक्सीजन लेस, यानी एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता है, और आरएनए में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब जो है प्रोटीन, हमने पढ़ा था ना कि मतलब कीमियाई तौर पर जो है क्रोमोसोम दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन। तो हम न्यूक्लिक एसिड्स देख लिए, अब हम प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं कि प्रोटीन क्रोमोसोम में दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक बेसिक प्रोटीन और दूसरा एसिडिक प्रोटीन। बेसिक प्रोटीन को हम हिस्टोन कहते हैं और एसिडिक प्रोटीन को हम कहते हैं नॉन हिस्टोन। ठीक है, तो क्रोमोसोम में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, बेसिक प्रोटीन और नॉन और एसिडिक प्रोटीन। अब क्रोमोसोम में 90% डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है और 10% जो है आरएनए और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। हिस्टोन प्रोटीन में क्या होता है, ज़्यादा तादाद में जो है अमीनो एसिड, लाइसिन और आर्जिनाइन जो है पाए जाते हैं। अब हम आपको तस्वीर से देखिए समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर ये डीएनए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है और ये आरएनए का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अब ये देखिए इसके डीएनए में इसमें 5 कार्बन होते हैं, याद रखिएगा 5 कार्बन। देखिए एक कार्बन यहाँ है, दूसरा कार्बन यहाँ है, यहाँ से और पहला कार्बन देखिए यहाँ पर है, दूसरा कार्बन यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और 5वां कार्बन इसके अंदर में शामिल है। यहाँ भी देखिए 5 कार्बन, एक कार्बन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, 5वां यहाँ। अब देखिए फर्क कैसे समझिएगा शुगर के हिसाब से। देखिए ये डीऑक्सीराइबोज, देखिए यहाँ भी 2H है, यहाँ भी 2H है, OC 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 OH OH HOCH2 HOCH2 सब यहाँ H यहाँ भी है, H यहाँ पर है, CC यहाँ पर, C यहाँ पर, यहाँ देखिए OH है, यहाँ भी OH है। सिर्फ कहाँ किस चीज़ का फर्क है, यहाँ OH है और यहाँ पर H है। यानी कि जो डीएनए का जो मॉलिक्यूल है, डीएनए के मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोक्सिल आयन जो है, आयन हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है एब्सेंट है। यहाँ पर राइबोज आरएनए, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है प्रेजेंट है, OH, याद रखिएगा। इसी फर्क से जो है इसका नाम हो गया डीएनए और आरएनए। बाकी जो शुगर के हिसाब से पूरा जो ममासलत है, कोई फर्क नहीं है। इसमें भी हमने आपको दिखा दिया कि यहाँ जो कुछ यहाँ है वही यहाँ भी है। एक चीज़ की जो कमी है वो है कि यहाँ डीऑक्सीराइबोज में हाइड्रोक्सिल जो है वो ग्रुप नहीं है और राइबोज में जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसको आप जो है याद रखिएगा। अच्छा, अब ये देखिए इस शेप को कहते हैं हेलिक्स, माने ये एक तरफा एक साइड से है, ठीक है, हेलिक्स कहते हैं। अब ये देखो डीएनए का स्ट्रक्चर देखिए और ये है आरएनए का स्ट्रक्चर। डीएनए का स्ट्रक्चर ये डबल हेलिक्स है, माने एक ऐसे आया है, ये वाला जो हेलिक्स था, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर एक हेलिक्स है इस तरह से करके और एक इस तरह से, इसको डबल हेलिक्स बोलते हैं, और ये सिंगल हेलिक्स इस तरह से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन बेस आपको दिखला रहा है, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडेनिन, ये 4 नाइट्रोजन बेस यहाँ भी है और 4 नाइट्रोजन बेस यहाँ भी है, सिर्फ यहाँ पर यूरासिल है, ठीक है, और बाकी सब उसी तरह से है। तो ये हुआ डीएनए का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इयोक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। देखिए आमतौर पर होता ये है कि अगर किसी जानदार के सेल को माइक्रोस्कोप से अगर हम देखते हैं तो इसके न्यूक्लियस के अंदर में क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं वो जो है नज़र नहीं आता है, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आता है, पता नहीं चलता कि इसके न्यूक्लियस में क्या है। लेकिन उसी सेल के अंदर में जब कोई एक कलर डाल दिया जाता है, एक कलर उसमें ड्रॉप कर दिया जाता है, तो फिर जो है वो कलर, उस कलर की वजह से उस न्यूक्लियस के अंदर में कौन कौन से जो है स्ट्रक्चर्स हैं वो तमाम के तमाम जो वाज़ेह तौर पर जो है सराहत के साथ जो है नज़र आने लगते हैं, ठीक है। तो उस वक्त फिर क्रोमोसोम्स क्या होता है, विजिबल हो जाता है, उसमें कोई कलर अगर उसमें डाल दिया जाए सेल के अंदर में, वरना इस तरह से नज़र नहीं आता है। तो हम तो पढ़ चुके हैं कि क्रोमोसोम्स क्या है। क्रोमोसोम्स दरअसल जो है बहुत ही लंबा और पतला, ठीक है, थ्रेड लाइक जो है फाइबर्स का एक जाल है, ठीक है, जिसे हम क्रोमैटिन फाइबर्स कहते हैं। यानी कि क्रोमोसोम जो है क्रोमैटिन फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। अब क्रोमैटिन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक को कहते हैं यूक्रोमैटिन और दूसरे को कहते हैं
हीट्रोक्रोमैटिन। ठीक है, अब यूक्रोमैटिन क्या है? यूक्रोमैटिन क्या है कि ये वो क्रोमैटिन है जो खुलिया के तकसीम से पहले कोइल्ड हालत में नहीं रहता है और जिसमें एक्टिव जीन पाए जाते हैं, और इसमें जब अगर कोई रंग डाल दिया जाता है तो फिर ये उसे यकसा तौर पर जज्ब कर लेता है। क्या मतलब है कि यूक्रोमैटिन खुलिया के तकसीम से पहले माने इंटरफेज स्टेज, हम जब देखिए जब खुलिया का कोई तकसीम नहीं होता है, ठीक है, तो उस फेज को कहते हैं इंटरफेज। तो इंटरफेज के दौरान क्या होता है, यूक्रोमैटिन जो है वो कोइल्ड हालत में नहीं रहता है, माने खूब जालनुमा पेचीदा नहीं रहता, पेचीदा नज़र नहीं आता है, नहीं रहता है। दूसरी बात यह है कि यूक्रोमैटिन के अंदर जो है जो जीन पाए जाते हैं, जो जीन पाए जाते हैं वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। और तीसरी बात इसके अंदर जो कहा गया है कि इसके अंदर जब कोई कलर डाल दिया जाता है तो यकसा तौर पर उसको जो है वो जज्ब कर लेते हैं, माने जहाँ जहाँ माने वो कलर पहुँचेगा सब जगह जो यकसा तौर पर जो है वो कलर जो है नज़र आएगा। दूसरी तरफ हीट्रोक्रोमैटिन क्या है कि ये वो क्रोमैटिन है जो खुलिया के तकसीम से पहले भी और तकसीम के दौरान भी पेचदार हालत में रहता है, कॉइल्ड शेप में रहता है। ठीक है, माने इंटरफेज में भी, और जब सेल डिवीजन शुरू हो गया तब भी जो है ये जो क्रोमैटिन है वो कॉइल्ड शेप में रहता है, पेचदार हालत में रहता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, इसके अंदर एक्टिव जीन नहीं पाए जाते हैं, इसमें एक्टिव जीन नहीं पाए जाते हैं, और इसमें अगर कोई कलर अगर इस सेल के अंदर में अगर डाल दिया जाए तो क्रोमैटिन जो है हर जगह जो है यकसा तौर पर उसको जज्ब नहीं करता है, माने क्रोमैटिन ही जो है जज्ब कर, माने जो सेल के अंदर में जब हम कोई कलरफुल डाई उसके अंदर में हम जो डालते हैं तो क्रोमैटिन ही उसको जज्ब करता है। माने क्रोमैटिन जब उस क्रोमैटिन चूँकि वो कलरफुल हो जाता है तब जो है वो क्रोमोजोम जो है विजिबल होता है, माने दिखाई देने लगता है। तो कुछ क्रोमैटिन का कुछ हिस्सा होता है वो जो है माने उस रंग को जो है यकसानियत तौर पर जो है यकसा तौर पर क्या होता है जज्ब करता है, जो कुछ क्रोमैटिन ऐसे होते हैं जो यकसा तौर पर जो उसको जो है जज्ब नहीं करते हैं। तो ये था यूक्रोमैटिन और हीट्रोक्रोमैटिन के बारे में। तो आज के सबक में हमने जो पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि क्रोमोजोम के कीमियाई अज्जा क्या है, यानी केमिकल कॉम्पोनेंट्स ऑफ क्रोमोजोम। तो केमिकल कॉम्पोनेंट क्रोमोजोम हमने पढ़ा कि ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड यानी इसके अंदर आरएनए और डीएनए दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। आरएनए और डीएनए का हमने फर्क बता दिया शुगर के हिसाब से, और फॉस्फेट के हिसाब से भी, नाइट्रोजन बेस के हिसाब से भी बता दिया। और ये दोनों ही जो एसिड हैं डीएनए और एनए, ये 5 कार्बन वाला इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, माने दोनों में याद रखिएगा, आरएनए में भी और डीएनए में, दोनों में जो 5 कार्बन मौजूद होते हैं। और प्रोटीन जो है इसमें दो तरह के होते हैं, एक एसिडिक प्रोटीन होता है और दूसरा बेसिक प्रोटीन होता है। तो बेसिक प्रोटीन को हिस्टोन कहते हैं और एसिडिक प्रोटीन को नॉन हिस्टोन कहते हैं। अब क्रोमैटिन दो तरह के होते हैं, यूक्रोमैटिन और हीट्रोक्रोमैटिन। तो ये था आज का हमारा सबक। हम उम्मीद करते हैं आज का लेसन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।